हेलो एवरीवन वाचिंग माय वीडियो। आई एम नवीन। इस वीडियो में मैंने क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट इसका चैप्टर 4 लिया है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और इसमें क्या बताया गया है इस चैप्टर में पूरा हम सेंटेंस वाइज पूरा हम स्टडी करते हैं। तो ध्यानपूर्वक जो है सुने, लिसन टू मी केयरफुली, ताकि पूरी तरह से समझ में आ पाए। फिर भी कोई कुछ आपको कन्फ्यूजन रहती है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक इसमें मेन कैरेक्टर है। एन फ्रैंक के बारे में ही बताया गया है, इसके जीवन के बारे में, इसकी डायरी के बारे में बताया गया है। तो और इसके जो राइटर हैं, जो ऑथर है, वो एन फ्रैंक ही है, क्योंकि उसी ने लिखा है, उसी की डायरी में से लिया गया है। तो बिफोर यू रीड, पहले ये जानना, ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उसका जन्म कब हुआ था और जो है कहाँ रहती थी, ये सब पूछा जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं हम। बेसिकली जो एन फ्रैंक थी वो कहाँ से थी? जर्मनी में थी। जर्मनी में उसका जन्म हुआ था। वहाँ पर हिटलर, जो सभी को पता है, हिटलर ने वहाँ पर जो है ये जो है जीविश थी। जीविश मतलब यहूदी थी। ये यहूदी थी। तो जो हिटलर ने जर्मनी में जो भी यहूदी रहते थे तो उन सबको मारने का जो है आदेश दे दिया था अपनी सेना को कि उन्हें मारो, जेल में पकड़ो, बंद करो, और उन्हें वो मरवाता आ रहा था। तो इन्होंने क्या किया, इसकी फैमिली ने, कि वो जो है हाइडिंग हो गए, मतलब वो छिपने के लिए नीदरलैंड चले गए, कि वहाँ नहीं पहुँच पाए। लेकिन नीदरलैंड भी जो है धीमे धीमे जो नाजीज थे, जैसे मुस्लिम्स, हिंदूज, ये सब ऐसे ही नाजीज थे, तो वो भी वहाँ नीदरलैंड्स तक पहुँचे, क्यों नीदरलैंड को भी उन्होंने जीत लिया। तो फिर वहाँ जाके फिर इसकी फैमिली को, एन फ्रैंक को और इसकी फैमिली को, सबको पकड़ लेते हैं। और फिर जो है बहुत ही दर्दनाक मौत होती है जो एन फ्रैंक की, इसकी फैमिली की। तो ये जो स्टोरी है, ये चैप्टर है, काफ़ी जो है दुखद स्टोरी है। इसमें एक सॉरोफुल स्टोरी है और एक हमें एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा भी मिलती है इस चैप्टर को पढ़ के, कि जो है महज एक 15 साल की बच्ची ने एक इस तरह की डायरी, एक छाप छोड़ दी कि आज पूरी दुनिया में उसकी डायरी को, उसकी किताब को पढ़ा जाता है। और इसके ऊपर बहुत सारी फिल्म्स, ड्रामास, ये सब भी बने हैं। तो शुरुआत करते हैं। एनलिस मैरी एन फ्रैंक, 12 जून 1929। इसका जो जन्म हुआ था वो 12 जून 1929। फरवरी या मार्च में इसकी जो है मौत हो गई 1945 में। तो ये करीब कितने साल तक रही? 15 साल तक ये जीवित रही, 15-16 साल तक, क्योंकि फिर हिटलर ने इसे मरवा दिया। वॉज अ जर्मन थी ये। बॉर्न जीविश गर्ल हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और इसने ये जो डायरी लिखी वो कब लिखी? जब ये हाइडिंग, मतलब जब इसके फैमिली और इसके फ्रेंड्स जो छिपे हुए थे ये, तो जब इसने ये डायरी लिखी। और एक जीविश गर्ल थी, जीविश मतलब ये यहूदी गर्ल थी। और इसने ये कहाँ लिखी थी? एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जहाँ छिपे हुए थे। और किसके दौरान? वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है जो इसने ये डायरी लिखी थी। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी। जब जर्मनी में नाजीज को पावर मिल गई, उनकी गवर्नमेंट आ गई, सरकार आ गई, तो इसकी फैमिली कहाँ पहुँच गई? एम्स्टर्डम में पहुँच गई। बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। लेकिन नाजी का जो अधिकार था, ऑक्यूपेशन, वो नीदरलैंड तक पहुँच गया। तो फिर जो है इसकी फैमिली को ट्रैप कर लिया, इसकी फैमिली को ट्रैप कर लिया, मतलब पकड़ लिया। वो इसकी फैमिली फंस गई। ट्रैप का अर्थ फंसना है, पकड़ में आ जाना। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जीविश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जैसे जो है जो परसिक्यूशंस मतलब अत्याचार, तो जीविश पॉपुलेशन, जो यहूदी की जो संख्या थी, मतलब जो लोग थे, उन पर जैसे जैसे अत्याचार बढ़ा। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तो एन फ्रैंक की फैमिली कहाँ चली गई? 1942 में जो छिप गई है। कहाँ छिप गए? इसके फादर थे ऑटो फ्रैंक्स, तो इनकी ऑफिस बिल्डिंग में, वहाँ एक कोई रूम था, कोई सीक्रेट होगा, रूम्स थे वहाँ, कुछ थे, एक नहीं था, कुछ होंगे 2-4। तो वहाँ जो है उस बिल्डिंग में, ऑफिस बिल्डिंग में, अपने पिता की जो ऑफिस बिल्डिंग में इसकी फैमिली और ये एन फ्रैंक छिप गए। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, और ये 2 साल तक जो छिपे रहे, उसके बाद में द ग्रुप वॉट बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एंड डाइड।
और 2 साल छिपने के बाद में फिर इसके समूह को मतलब एन फ्रैंक और इसकी फैमिली और इनके साथ में और भी कुछ होंगे, तो उन सबको फिर बिट्रे कर लिया। बिट्रे का अर्थ है पता लगाना, अनफोल्ड। तो उन्हें उनका पता लगा लिया गया, उन्हें हिरासत में ले लिया गया और उन्हें कहाँ भेज दिया गया फिर? कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप क्या है? एक तरह की जेल है जो हिटलर ने बनवाई थी, जिसमें क्या करता था हिटलर कि जो है यहूदियों को उसमें भरता, सबको 30 के या पर 60-70 ऐसे यूं ही भर देता, ठूंस देता और फिर उसमें पॉइजनस गैस छुड़वा देता, जहरीली गैस छुड़वा देता, जिससे जो लोगों की मृत्यु हो जाती, ठीक, कंसंट्रेशन कैंप में। और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई एन की, ठीक। एन फ्रैंक की मृत्यु कहाँ हुई? कंसंट्रेशन कैंप में। और किसकी वजह से मर गई? ऑफ टाइफस। टाइफस नाम की बीमारी से वो मर गई, अर्थात जो है ये कुछ कीड़ों उनकी वजह से होती है वहाँ पर, तो टाइफस नाम की बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई। इन बर्जन बेल्सन, कहाँ हुई? बर्जन बेल्सन में, विद इन डेज ऑफ अ सिस्टर। अच्छा, उसकी सिस्टर का नाम क्या था? मार्गो फ्रैंक। तो मार्गो फ्रैंक की भी उसी दौरान जो मृत्यु हुई थी, तो उसी दौरान ही उसकी एन फ्रैंक की मृत्यु हो गई, अर्थात जो उसकी सिस्टर के कुछ दिन बाद ही जो उसकी मृत्यु हो गई। हर फादर ऑटो फ्रैंक था पूरा नाम, लेकिन शॉर्ट में ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड। और जब जो द्वितीय जो विश्व युद्ध था वो खत्म हो गया, तो फिर उसके पिताजी जो है एम्स्टर्डम वापस आए, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। और जो ये पता लगाने के लिए कि क्या उसकी जो डायरी थी वो सेव थी या नहीं, बची हुई थी कि नहीं, ये देखने के लिए आए। तो उन्हें वो डायरी मिल गई, सुरक्षित थी। कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, और ये मानते हुए, ये जो है मान करके उसके पिताजी की ये जो रिकॉर्ड है, ये जो डायरी है वो यूनिक है, अनोखा है, अपने आप में अनोखा है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो उन्होंने जो एक्शन लिया इसे पब्लिश करवाने का, कि मैं इसे पब्लिश करवाऊंगा, किस नाम से? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इस नाम से। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर अ 13th बर्थडे। और जो डायरी दी गई थी एन फ्रैंक को, वो कब दी गई थी? उसके 13वें जन्मदिन पर दी गई थी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ अ लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944। और उसमें कब से कब तक की घटनाओं की उसमें जानकारी थी। क्रॉनिकल्स मतलब इन्फॉर्मेशन, जानकारी, रिकॉर्ड। तो उसमें कब से कब तक का रिकॉर्ड था? 12 जून 1942 से लेकर के उसकी फाइनल एंट्री मतलब लास्ट एंट्री कब हुई थी? 1 अगस्त 1944। तो 1 अगस्त 1944 को उसकी लास्ट एंट्री थी, क्योंकि उसके बाद में उनको पकड़ लिया गया, क्योंकि पकड़ के फिर उसे ले गए नाजीज। तो सिर्फ 2 साल की उसमें एंट्री थी, 1942 से 1944 तक। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस। और फिर इसे जो है ट्रांसलेट कर दिया गया कई भाषाओं में। इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी वो थी डच, तो डच लैंग्वेज से फिर इसे कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर दिया गया। एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक किताब बन गई। There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary। और उस डायरी पर आधारित बहुत सारी फिल्म्स बनाई गई, टेलीविज़न प्रोग्राम्स बनाए गए, और जो है ओपेरा मतलब एक तरह का ड्रामा होता है विद म्यूजिक। जो म्यूजिक जो है संगीत के साथ साथ में एक ड्रामा किया जाता है, नाटक किया जाता है, उसे ओपेरा बोलते हैं। तो ये भी डायरी के आधार पर किया गया, डायरी को पढ़ करके उसे समझ करके उसके आधार पर किया गया। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation। और ये जो डायरी है किस तरह से जो डिस्क्राइब है, वो एक किस तरह से डिस्क्राइब है, और जो डिस्क्राइब उसको किया गया है कि जैसे कि उसका जो माइंड था, क्यों महज वो 15 साल की थी तो बहुत ही छोटी थी, बच्ची थी, लेकिन उसका जो माइंड था बहुत ही मैच्योर था। मैच्योर मतलब परिपक्व था, एकदम बड़े जैसे लोगों जितना समझदार। इंसाइटफुल मतलब थॉटफुल, एकदम विचार, उसके जो विचार थे वो एक बड़े व्यक्ति की तरह थे, मैच्योर थे। तो उसका माइंड कैसा था? मैच्योर और इंसाइटफुल, एकदम विचारवान था। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। और नाजी ऑक्यूपेशन, नाजी का जो अधिकार था, अधिकार मतलब उस समय पर नाजी ने जब अपना अधिकार जमा लिया तो उस समय का जीवन कैसा था, यहूदियों का उस समय का जीवन कैसा था, तो उस जीवन के बारे में उस डायरी में
लिखा हुआ है। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। जो एन फ्रैंक है वो एक सबसे ज़्यादा रिनाउंड मतलब फेमस, या जो है एक तरह से जानी मानी, डिस्कस्ड और सबसे ज़्यादा चर्चित, मतलब सबसे ज़्यादा इसी के बारे में चर्चा हुआ करती है, ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स, मतलब उस एकदम विध्वंस में, हॉलोकॉस्ट होता है एक विध्वंस जिसमें बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है एक साथ, तो उसमें जितने भी शिकार हुए लोग विक्टिम्स रहे, उनमें से जो सबसे ज़्यादा जो फेमस या जानी मानी या चर्चित रहा वो कौन रही? एन फ्रैंक रही। ठीक, हॉलोकॉस्ट का मतलब समझ में आ रहा होगा। हॉलोकॉस्ट मतलब एक डिस्ट्रक्शन, एक विनाश, विध्वंस, एक साथ बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है। ठीक, मसाकर भी बोल देते हैं, मैसकर। हो सकता है मुझे वीडियो 2-3 पार्ट में बनानी पड़े, तो अगर ये रुक जाती है तो फिर नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा। देखते हैं ये कब तक चलती है, कब तक जो है, अगर इसमें स्पेस कम रह गया तो मुझे फिर दूसरे पार्ट पर जाना होगा। आगे समझते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब देखो ये कौन कह रहा है? एन फ्रैंक, कि जो है डायरी में लिखना या डायरी को तैयार करना, लिखना, उसमें ये मेरे लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, एक विचित्र जो है एक्सपीरियंस है मेरे लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, और ये इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। उसने कहा कि ये इसलिए नहीं है कि मैंने जो है कभी कुछ लिखा नहीं पहले, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि बाद में न तो मैं इसे पढ़ूंगी, न मैं इसमें पढ़ने में कोई रुचि लूँगी, इंटरेस्ट लूँगी, और ना ही और कोई जो है इसे पढ़ने में रुचि लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि जो इसमें जो म्यूजिंग्स हैं, म्यूजिंग्स मतलब विचार, थॉट्स, इसमें जो थॉट्स हैं, जो लिखा गया है, जो थॉट्स हैं, वो सिर्फ किसके हैं? सिर्फ एक 13 साल की बच्ची के हैं। तो 13 साल की बच्ची के थॉट्स कौन पढ़ना चाहेगा? तो ये भी वो सोचती है कि जो स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है मेरी डायरी लिखने का। ओ वेल इट डजेंट मैटर, हालांकि ये कोई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इट डेंट मैटर मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग, मेरा सिर्फ मन कर रहा है। ये देखो एन फ्रैंक अपने आप जो बता रही है। आई फील लाइक राइटिंग, मेरा सिर्फ मन कर रहा है कि मैं लिखूं। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मुझे आवश्यकता है कि मेरे जो हृदय में जो प्रश्न उठ रहे हैं या जो भी थॉट्स हैं, जो भी हैं, जो वो है मेरे हृदय में, मैं उन्हें लिखना चाहती हूँ। ठीक, इसलिए वो उसने डायरी तैयार की। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, बोर्ड एंड लिस्टलेस। उसने कहा कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, अर्थात लोगों से ज़्यादा धैर्य पेपर में होता है। हो सकता है कोई उसकी वजह कि जो पेपर है उसके अंदर धैर्य होता है, कभी ना कभी कोई पढ़ेगा या उठाएगा। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, इस कहावत के बारे में इसलिए सोचा, किसने सोचा? एन फ्रैंक ने। ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब एन फ्रैंक जो थोड़ा सा डिप्रेस्ड महसूस कर रही थी, एक चिंतित, एंड वॉज सिटिंग एट होम, घर पर बैठी हुई थी, अपने जो चिन पर हाथ रख करके, ठुड्डी पर हाथ रख के, बोर्ड एकदम ऊबी हुई, लिस्टलेस मतलब थकी हुई, इसमें एनर्जी या इंटरेस्ट कोई नहीं रहता, तो एकदम लिस्टलेस हो जाता, थका आ रहा। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, जब वो ये सोच रही थी कि मैं बाहर जाऊं या यहीं रहूं अंदर। ठीक, तो ये उसके दिमाग में आया, क्या आया? पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, ये आया। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और फिर आखिरकार में वो कहाँ रुकी? जहाँ पर वो थी वहीं रुकी रह गई। ब्रूडिंग यस पीपल डज हैव मोर पेशेंस, और इस बात को सोचते हुए, ब्रूडिंग का अर्थ है सोचते हुए, इस बात को सोचते हुए कि हाँ पेपर में ज़्यादा जो है पेशेंस होता है, धैर्य ज़्यादा होता है पेपर में। ठीक, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टेप बैक्ड नोटबुक ग्रांटली रेफर्ड टू एज अ डायरी, और वो कह रही है कि हालांकि मेरा जो प्लान है वो ऐसा नहीं है कि मैं जो है कोई और मेरी जो इस डायरी को पढ़े, ऐसा जो है मेरा कोई प्लान नहीं है, मैं ऐसा कोई प्लान नहीं कर रही कि मेरी इस डायरी को कोई और पढ़े। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, और जो है जब तक मुझे कोई दूसरा दोस्त नहीं मिलता, मैं नहीं चाहती कि इसे और कोई पढ़े। इट प्रॉब्ली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट। अब वो कहती है कि चलो अब मैं वापस आती हूँ। ये तो उसने शुरुआत का बता दिया कि किस तरह से उसने लिखना शुरू किया, लिखने से पहले किस तरह से उसने माइंड बनाया, ये उसने पहले ये बताया अब तक। ठीक, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place। उसने कहा कि अब मैं पॉइंट पर आती हूँ, जो मेन मुद्दा है उस पर आती हूँ। मैं बताती हूँ कि किस वजह से जो है मैं जो है डायरी लिखने के लिए थोड़ा मुझे इंटरेस्ट आया, या डायरी रखने के लिए जो है किसकी वजह से मैंने डायरी रखना शुरू किया, या डायरी मैंने रखी। प्रॉम्प्ट का अर्थ है कोई लालचियत होना, अर्थात कोई लालच होना किसी के प्रति। तो वो कहते हैं कि मेरे अंदर ऐसा क्या लालच रहा या क्या प्रॉम्प्ट किया मुझे, जिसकी वजह से मैंने जो है डायरी रखी। इन द फर्स्ट प्लेस आई डोंट हैव अ फ्रेंड। तो उसने कहा पहली बात तो ये है कि मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। ठीक, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। अब वो कहती है कि मुझे अब पूरा स्पष्ट करने दो कि दोस्त था भी कि नहीं, कैसा, वो पूरी तरह से क्लियर करना चाहती है। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। क्योंकि जो है कोई ऐसा विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की बच्ची और दुनिया में अकेली, कोई ना कोई तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता, भाई बहन फ्रेंड्स, ऐसा कोई ना कोई तो होगा। तो वो कह रही है कि ऐसा कोई विश्वास नहीं करेगा। तो वो अब और आगे बताना चाह रही है, एंड आई एम नॉट। वो कह रही है कि हाँ वास्तव में मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यारे से पेरेंट्स हैं। और 16-year-old सिस्टर, 16 साल की एक बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और करीब 30 ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं कौन बुला सकती हूँ, फ्रेंड्स, दोस्त बुला सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, जो एक प्यारी सी आंट्स हैं जो प्रेम करने वाली, और अच्छा सा घर है। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। उसने कहा मेरे पास जो है सरफेस मतलब पृथ्वी पर जो है इस वर्ल्ड में सब कुछ है, एक्सेप्ट माई 1 true फ्रेंड, लेकिन मेरे पास कोई सच्चा दोस्त नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। उसने कहा ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन, उसने कहा मैं ये मैं इसके बारे में जब सोचती हूँ, व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, जब मैं जो अपने दोस्तों के साथ में जो एक अच्छा समय व्यतीत करती हूँ, जब मुझे ये ख्याल आता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। उसने कहा कि मैं अपने जो दोस्तों से सिर्फ एक सामान्य बातें, जो रोजाना की बातें, खाना पीना उठे, ऐसी जो सामान्य बातें तो कर सकती हूँ अपने दोस्तों से। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। उसने कहा लेकिन हम और क्लोजर नहीं आ सकते, नज़दीक, मतलब अपनी कोई बात है, सीक्रेट बात है, या बहुत सारी बातें हैं वो एक दूसरे से शेयर कर पाएँ। तो उसने कहा ऐसा मेरा कोई दोस्त नहीं था। मे बी इट्स माई फॉल्ट, उसने कहा हो सकता है ये मेरी ही गलती हो। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हो सकता है कि हम एक दूसरे में विश्वास नहीं करते। कन्फाइड इन का अर्थ है विश्वास करना। किसी जो है यहाँ लिखा है टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट, अर्थात एक ऐसे व्यक्ति में विश्वास करना या कोई बात बताना जो आपको लगता है कि ये किसी और को नहीं बताएगा, ये मेरा पर्सनल व्यक्ति है। ठीक, तो उसने कहा कि हो सकता है कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हो सकता है ये मेरा फॉल्ट हो। इस वजह से मैं जो और दोस्त थे उनसे जो है अपनी जो पर्सनल या फीलिंग्स या थॉट्स जो भी है वो शेयर नहीं कर पाती थी। इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर, उसने कहा कुछ भी हो ये जो सब कुछ था ऐसा ही था। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और दुर्भाग्यवश ये जो स्थिति थी या हम एक दूसरे को शेयर नहीं करते थे अपने अपने थॉट्स, तो ये बदलने वाले नहीं थे। दे आर नॉट लायबल टू चेंज, वो बदलने वाले भी नहीं थे। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसी वजह से उसने डायरी को लिखना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसके पास कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपने पर्सनल थॉट्स शेयर कर पाए। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. उसने कहा कि ये जो मेरा दोस्त रहा, मतलब डायरी, जिस लॉन्ग अवेटेड मतलब जिसका काफ़ी समय से इंतजार था, तो ये जो फ्रेंड रहा उसका, डायरी जो फ्रेंड रही उसकी इमेज जो छवि है उसे और बढ़ाने के लिए, इनहेंस मतलब बढ़ाना, उसकी छवि को और बढ़ाने के लिए मेरी एक इमेजिनेशन में, कल्पना में, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, मतलब मैं इस डायरी में ऐसे फैक्ट्स नहीं लिखना चाहती। फैक्ट्स मतलब ऐसे तथ्य, ऐसे स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहती। जॉट डाउन का अर्थ है लिखना।
जैसे कि सामान्य लोग लिखते हैं ज़्यादातर, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, ज़्यादातर जो लोग लिखते हैं अपनी डायरी में रोजाना का, आज मैं यहाँ गया वहाँ गया, ये खाया ये पिया, ऐसा जो सामान्य बातें लिखते हैं, तो वो सामान्य बातें नहीं लिखना चाहती थी उस डायरी में। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड्स, लेकिन वो चाहती थी कि डायरी मेरी दोस्त बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और उस डायरी को फिर उसने क्या नाम दिया, किटी। आगे समझते हैं। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। उसने कहा कि अगर मैं जो है यूं ही इसमें स्टोरीज लिखना शुरू कर दूं अपनी डायरी में, यूं ही जो है प्लंज इन हो जाऊं, प्लंज इन मतलब यूं ही डूब जाऊं लिखने में, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, इसलिए अच्छा रहेगा कि मैं थोड़ा अपने जीवन के बारे में कुछ जानकारी दूं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, उसने कहा हालांकि मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है कि मैं अपने बारे में किसी को कुछ बताऊं, ऐसा मुझे करना पसंद नहीं है। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, उसने कहा कि मेरे जो पिता हैं जो एडोरेबल फादर हैं, एडोरेबल मतलब जो आदरणीय, एक जो प्रशंसनीय उसके लिए, ठीक, या फिर उसके लिए बहुत ही सम्मानीय फादर हैं, एडोरेबल फादर हैं। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25, उसने कहा कि उसने मेरी मदर से, माँ से जब तक शादी नहीं की जब तक कि वो 36 के 36 साल के नहीं हो गए, और उसकी माँ 25 साल की नहीं होगी, 25 की नहीं होगी, जब तक उसके पिताजी ने शादी नहीं की। माई सिस्टर मार्गो वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, और उसकी सिस्टर मार्गो, उसका जन्म जर्मनी में 1926 में हुआ। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और उसका एन फ्रैंक का जन्म कब हुआ था, 12 जून 1929। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, और जब तक वो 4 साल की थी जब तक कहाँ रही, फ्रैंकफर्ट में। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और उसके पिताजी फिर 1933 में कहाँ चले गए, हॉलैंड चले गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर, और सेप्टेम्बर में उसकी माँ भी उस मतलब पिताजी के साथ चली गई। वाइल मार्गो एंड आई वॉज सेंट टू आकन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर, और जो है एन फ्रैंक और उसकी सिस्टर मार्गो, इन दोनों को कहाँ भेज दिया गया, उनकी ग्रैंड मदर के पास भेज दिया गया, आकन में। मार्गो वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और मार्गो जो है हॉलैंड चली गई दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, इसे देखो आचन या आखन भी बोलते हैं, मैंने जो प्रोनाउंसिएशन उसमें देखा तो आकन था, लेकिन इसे आचन भी बोल देते हैं, ठीक। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और जो है इसे फरवरी मार्गो तो हॉलैंड कब चली गई थी, दिसंबर में, और एन फ्रैंक कब गई थी, फरवरी में चली गई थी, कहाँ, ग्रैंड मदर के पास। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गो, उसने कहा कि फरवरी में क्या हुआ था कि उसे जो है टेबल पर प्लंक डाउन कर दिया, प्लंक डाउन मतलब एक तरह से यूं ही रख दिया टेबल पर, और कब रख दिया, जब उसकी सिस्टर मार्गो का जन्मदिन था, उसकी सिस्टर मार्गो के जन्मदिन पर उसे एन फ्रैंक को टेबल पर रख दिया था। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और उसने जो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, और वहाँ जब कब तक रही वो, जब तक 6 साल की थी, जब तक वहाँ रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और जब जो 6 साल की होगी तो फर्स्ट क्लास में आ गई। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस क्यूपरस, और जब वो 6वीं क्लास में थी तो उसका टीचर कौन था, मिसिस क्यूपरस थी, द हेड मिस्ट्रेस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और जब साल का अंत हुआ तो उन दोनों की आंखों में आंसू थे, किन दोनों की आंखों में, उसके क्यूपरस और नहीं, उसकी सिस्टर और एन फ्रैंक, उन दोनों की आंखों में आंसू थे। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि जब उन्होंने जो एक हार्ट ब्रेकिंग मतलब दिल जो है टूटने वाला, जो है बहुत ही दुख वाला फेयरवेल उन्होंने जो है कहा, मतलब वहाँ से विदा हुए, तो उन दोनों की आंखों में क्या थे, आंसू थे, टीयर्स थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल, और जो समर में गर्मी में 1941 में ग्रैंड माँ उसकी दादी माँ बीमार हो गई।
एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, इस वजह से उसका जन्मदिन, एन फ्रैंक का जन्मदिन बहुत ही कम जो है सेलिब्रेशन के साथ में हुआ। ग्रांडमा डाइड इन जनवरी 1942, और उसकी दादी जी की मृत्यु कब होगी? 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, उसने कहा जो कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में, दादी जी के बारे में कितना सोचती हूँ, कितनी बार सोचती हूँ, और मैं उसे कितना प्रेम करती हूँ और अभी भी प्रेम करती हूँ। स्टिल लव हर मतलब अभी भी अपनी दादी माँ से प्रेम करती हूँ, ये कोई नहीं जानता। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, उसने कहा ये जो मेरा बर्थडे था 1942 वाला, वो शायद किसी और के लिए था। इंटेंडेड मतलब जो है किसी और, किसी इंटेंडेड का अर्थ होता है एक जो प्लान होना किसी के लिए, ठीक। तो जो उसका बर्थडे था 1942 वाला, वो कह रही है कि वो शायद किसी और के लिए था। एंड ग्रांड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, उसने कहा जो और मोमबत्तियाँ जलाई गई थी कैंडल्स बर्थडे पर, उसके साथ में एक दादी माँ की भी जो मोमबत्ती जलाई गई। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, और यहाँ तक जो कहानी चल रही है उसमें ये कह रही है कि हम चारों जो ठीक ठाक हैं अभी। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और जो है अब हम कहाँ पहुँचे, मतलब अब वो अपनी, यहाँ तक तो उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अब वो प्रेजेंट डेट पर आती है 20 जून 1942, यहाँ से फिर अपना आगे की शुरुआत करती है। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, उसने कहा और मेरे जो है डायरी के प्रति पूरी तरह से समर्पण, सोलम मतलब एक सीरियस, जो एक पूरी तरह से जो है समर्पण है अब उसकी डायरी के लिए, यहाँ से 20 जून 1942 से। अब ऐसे शुरू होती है, ये फॉर्मेट भी देख लो, इस तरह से आप डायरी एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक। डियर डायरी यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ अपना डेट, नेम, जो डेट, डे और डेट लिख सकते हैं। तो डियरेस्ट किटी, ये अपनी अब डायरी के लिए लिख रही है, डियरेस्ट किटी कितनी बड़ी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में सीखेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाएगी, अपलोड नहीं हो पाएगी। तो अब नेक्स्ट पार्ट 2 बनाऊंगा मैं, फिर यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर भी कर लें, और जो है कोई कन्फ्यूजन है, कुछ कहना है, पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।